हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया की जो न्यूक्लियर एंड डिफेंस पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया को न्यूक्लियर और डिफेंस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखेंगे। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो लार्जली गाइडेड बाय थी, ब्रिटेन जो था उसके इंटरेस्ट से गाइडेड थे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो इंडिया इज हैविंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद हर नेबरिंग कंट्रीज। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारा यहाँ पे ये सर क्रीक वाला एरिया है, ये डिस्प्यूटेड पोर्शन है पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आज़ाद कश्मीर है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है और इसको आज़ाद कश्मीर डिक्लेयर कर रखा है। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया भी बोला जाता है, ये भी पाकिस्तान के अंडर है, लेकिन इंडिया भी इसको क्लेम करता है और पाकिस्तान भी इसको अपना एरिया क्लेम करता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आप देख पा रहे हो सक्सम वैली जो है, ये पाकिस्तान ने एक्वायर किया था इंडिया से। पाकिस्तान ने 1948 में एक्वायर किया था। फिर पोर्शन को चाइना को गिफ्ट कर रखा, चाइना के पास है, चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है इस पोर्शन में। अभी ये वाला पोर्शन है जिसको एक्साई चिन कहते हैं, ये वाला पोर्शन चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है भारत में, जिस पर चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। चाइना ने इसको एक्वायर कर रखा है। फिर ये जो डैमचौक एरिया है, ये यहाँ पे इंडिया की मिलिट्री और चाइना की मिलिट्री दोनों मार्च करती हैं, क्योंकि ये इंडिया इसको अपना एरिया क्लेम करता है, ईस्टर्न लद्दाख का पोर्शन है, और चाइना इसको अपना एरिया क्लेम करता है। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड विलेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। फिर यहाँ पे भी ये पोर्शन भी बॉर्डर डिस्प्यूट के अंतर्गत आता है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया का चाइना के साथ। ये तो था वेस्टर्न सेक्टर, चाइना के साथ ईस्टर्न सेक्टर में भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये चाइना के अंडर दिखाया जा रहा है, लेकिन इंडिया का ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चाइना की जो 5 फिगर पॉलिसी है उसके अंतर्गत चाइना इसको अपना एरिया क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश का, इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को। लेकिन ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ इसको दोखलम प्लेटू बोला जाता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे चाइना की और इंडिया की मिलिट्री का स्टैंड ऑफ लगा है, लगभग 1 साल तक यहाँ पे स्टैंड ऑफ रहा है इंडियन चाइनीज आर्मी का, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, या भूटान का बॉर्डर है, इंडिया का सिक्किम स्टेट का बॉर्डर है, और यहाँ पे चाइना का तिब्बत का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा चाइना के साथ। तो हम देख पा रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे लॉन्गेस्ट एरिया में लार्जेस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे चाइना के साथ। ये नेपाल है, नेपाल के साथ हमारा ट्रांसपेरेंट बॉर्डर है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये पूरा का पूरा ये मेघालय वाला पोर्शन है, असम वाला पोर्शन है, वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है। यहाँ पे वेरियस बॉर्डर क्लेम है इंडिया के भी और बांग्लादेश के भी, लेकिन ज़्यादा हॉस्टाइल रिलेशन नहीं है हमारे बांग्लादेश के साथ। हालांकि करंट में जो शेख हसीना इंडिया में आई हुई हैं उसकी वजह से थोड़ा जो रिलेशन है वो ख़राब हो रखे हैं। तो मेजर डिस्प्यूट जो इंडिया का है बॉर्डर को लेकर, वो पाकिस्तान के साथ है और चाइना के साथ है। तो इसी कंटेक्स्ट में इंडिया डिफेंस पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व हो रही है। अब बात करते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में इंडिया ने फॉर्मुलेट किए हैं। वो क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, यानी कि इंडिया की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना, अपने इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लगातार प्रयास करती रहती है। अपने नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया ग्लोबल स्फेयर में अपना इन्फ्लुएंस भी मेंटेन रखना चाहता है। इंडिया इज ए लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। G77 का और यूएन का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर इंडिया लीडरशिप कर रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, लिस्ट डेवलप नेशंस की, डेवलपिंग नेशंस की। उसके बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लाइक इंडिया इज हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया, विद यूएस, विद मलेशिया, विद फिलीपाइंस ऑल्सो वी आर हैविंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। EU के कंट्रीज के साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिलीव करती है ग्लोबल कनेक्टिविटी में, स्पेस अडॉप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1991। जो इंडियन इकोनॉमी है उसको फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ।
फिर इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी विश्वास रखता है। जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है वर्ल्ड नेशंस के साथ, उसके अंतर्गत इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लॉन्च किया है। यानी कि इंडिया सेल्फ इंटरेस्टेड है। जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट विलिंग है। इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है, इंडिया गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक स्फेयर में भी पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रही है एनवायरनमेंट को सेफ करने के लिए। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट बिलीव से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसे रिसेंटली फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में ऐड कर लिया गया है। उसके बाद इंडिया मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में विश्वास रखता है। यानी कि वी आर एंगेज्ड विद द G20, वी आर एंगेजिंग विद G77। हमने ब्रिक्स फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट किया है, इब्सा की भी मेंबरशिप हमारे पास है, EU के साथ भी हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, आसियान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है, तो यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आइसोलेटेड नहीं है। इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी के इंटीग्रेशन के साथ साथ वर्ल्ड के जो मेजर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी अपनी पार्टिसिपेशन, वहाँ पर भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है और अच्छे रिलेशन डेवलप कर रहा है। वेरियस फ्रेमवर्क है यहाँ पे इंडिया के रिलेशन के अदर नेशंस के साथ, लाइक आसियान के साथ हमारा डिफेंस मिनिस्टर की इंगेजमेंट है। आसियान के साथ हम जो एशियन रीजनल फोरम है हम उसके भी मेंबर हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी की। तो इंडिया ने रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए शार्क, जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन है, उसको ज्वाइन कर रखा है। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी एक डॉक्ट्रिन है, गुजरात डॉक्ट्रिन, उसके अंतर्गत इंडिया अपने जो छोटे छोटे नेबर्स है लाइक नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनको यूनिलैटरल एड प्रोवाइड करता है जो इनके नेटिव डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। लाइक बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इनको इंडिया इनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में हेल्प करता है, इनके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। इवन जो भूटान का बजट है अभी भी लार्जली इंडियन रुपीज द्वारा फाइनेंस होता है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इंडिया एक अच्छे नेबर का रोल प्ले कर रहा है। यानी रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए इंडिया लगातार प्रयासरत है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ना सिर्फ डोमेस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है बल्कि वह इंटरनेशनल लेवल पर भी रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रख रही है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेज हो रही है और वर्ल्ड ओवर जो डेवलपिंग नेशंस है उनको भी लीड करने की इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार कोशिश करता रहता है। लगातार थर्ड वर्ल्ड के जो नेशंस हैं उनको इंडिया लीड कर रहा है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में। अब बात करते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल्स है जो फॉर्मुलेट किए गए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले बात करते हैं पंचशील की, इसको नेहरू जी ने फॉर्मुलेट किया था। ठीक, चाइना के कंटेक्स्ट में पंचशील को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत इंडिया बिलीव्स इन पीस, इंटरनेशनल पीस में बिलीव करता है। इंडिया विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्री, यानी दूसरे जो राष्ट्र हैं उनके आंतरिक मामलों में इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिया ने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को इनिशिएट किया था वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, यानी कि इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स था जिसके अंतर्गत जो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू ब्लॉक, वन वाज लेड बाय यूएस एंड अदर वाज लेड बाय यूएसएसआर। तो इंडिया ने डिसाइड किया था कि वी विल नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक। ठीक है, हम न्यूट्रल रह के इशू बेस्ड डिसीजन लेंगे अपने फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो जो नॉन अलाइनमेंट है वो तब भी रेलिवेंट था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए और ये आज भी रेलिवेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। उसके बाद हमने एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी रेशलिज्म को हमेशा अपोज किया है। उपनिवेशवाद का जो फिनोमिना था वर्ल्ड ओवर और रेशियलिज्म का जो फिनोमिना था उसको इंडिया ने हमेशा ही अपोज किया है और ये आज भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद इंडिया पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट में बिलीव करता है, चाहे यूक्रेन क्राइसिस हो, चाहे अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट हो, हमेशा इंडिया ने जो स्टैंड लिया है वो न्यूट्रल स्टैंड लिया है और इंडिया क्लेम करता है कि हम पीसफुल शांतिपूर्ण समाधानों में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उसका सबसे जो आज तक का जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो इंडिया है। यानी कि यूएन की जो पीस कीपिंग मिशन जितने भी नेशंस में एम्प्लॉयड हैं उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रूफ कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है, सबसे ज्यादा इंडियंस यहाँ पे एंगेज्ड हैं। उसके बाद जो इंडिया है फॉरेन इकोनॉमिक एड भी देता है, सपोर्ट करता है यूएन
ह्यूमन को, इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करता है और जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 51 है, जो इंटरनेशनल पीस में बिलीव रखता है, उसी के अलाइनमेंट में हमारे फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ओवरऑल उसका क्या ओवरव्यू है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह मॉड्यूलेट उसको किया गया है। तो हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, उसको मेंटेन रखने के लिए इंडिया प्रयासरत है। इसके बाद हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखेंगे, सिविलियन कंट्रोल करेंगे जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स है उनका, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए ही इंडिया इशू बेस्ड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को इंडिया ने अडॉप्ट किया था कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और इंटरनेशनल जो इश्यूज है उनको इशू बेस्ड अपने ओपिनियन इंडिया रखेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए ही इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था। अगर इंडिया किसी एक ब्लॉक का में शामिल हो जाता है, यूएस या यूएसएसआर के में, तो इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन नहीं रख पाता। ठीक है, इसलिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अडॉप्ट किया था। उसके बाद यह बिलीव करता है क्रेडिबल डिटरेंस, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स का इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए इतना न्यूक्लियर वेपन्स का भी और कन्वेंशनल वेपन्स का भी इतना बिल्टअप रखेगा अपने पास, जिससे कि एक मिनिमम डिटरेंस रहे जो नेशंस है उनको एक डिटरेंस रहे कि इफ यू विल अटैक इंडिया देन इंडिया विल रिटालिएट, इंडिया आपको मैसिव रिटालिएशन देगा। ठीक है, तो एक डर होना चाहिए, अदर नेशंस में भी एक डर होना चाहिए कि वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, उसके बाद इंडिया इंडिजनाइजेशन पे बिलीव करता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने को प्रयासरत है, यानी कि इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर कन्वेंशनल वेपन है उनका खुद का इंडिजनाइजेशन करने के लिए प्रयासरत है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गई है, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और डिफेंस सेक्टर में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये रिसेंटली एडेड एलिमेंट है हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें। न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को सैतानिक कहा है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स के फेवर में नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुए, जो सिनेरियो था, जैसे एनपीटी को लॉन्च किया गया, जैसे जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे उनका जिस तरह का व्यवहार था इंटरनेशनल लेवल पे, उसके कंटेक्स्ट में इंडिया ने 18 मई 1974 को इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के अंतर्गत न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। ये पोखरन एक जगह है राजस्थान में, वहां पर। तो ये फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था इंडिया। इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वर्ल्ड और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, बेसिकली यूएस के सेंसर्स का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर नेशन समवट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी। बिकॉज वी 1962 we had war with China, in 1965 we have war with Pakistan, फिर 1971 में बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। तो उस कंटेक्स्ट में जो हमारी लीडरशिप थी उसने रियलाइज किया कि इट इज़ वेरी नेसेसरी इंडिया टू हैव इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन। फिर पोखरन सेकंड कंडक्ट किया गया 1998 में। उस टाइम ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को फुल्ली कैपेबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। बाद हम बात करते हैं कि जो फॉलो अप इवेंट थी 1998 न्यूक्लियर जो टेस्ट किया था, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंडियन इकोनॉमी को न्यूक्लियर वेपन्स का सेंक्शन झेलना पड़ा। न्यूक्लियर वेपन के परीक्षण के कंटेक्स्ट में इंडिया को इकोनॉमिक सेंक्शन झेलने पड़े, इंडिया को आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन सेकंड जो पोखरन टेस्ट किया गया, इसका कंटेक्स्ट क्या था, क्योंकि उस टाइम तक इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ये समझ चुकी थी कि वर्ल्ड विल नॉट बी रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि 1991 में हमने क्या कर दिया गया था, एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट कर लिया था। वर्ल्ड जो इकोनॉमी थी, वर्ल्ड जो कंट्रीज थे, उनको इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडियन मार्केट में आने के लिए हमने परमिशन दे दी थी। ठीक है, और इंडिया अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था, बिकॉज इंडिया is having large population, India is having largest democracy। तो वर्ल्ड के जो नेशन थे उनके लिए अपने आप में इंडिया अट्रैक्टिव था। इस वजह से जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में 1998 में ये जो टेस्ट किया, ये काफ़ी कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ किया था। ठीक है, और उसके परिणाम भी हमें जल्द ही देखने को मिले। हालांकि इमीडिएट कंटेक्स्ट में इंडिया को आइसोलेट कर दिया गया, उस पर सेंक्शन लगा दिए गए, लेकिन लेटर ऑन नॉर्मलाइजेशन हो गया
और इंडिया का जो था वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन और बढ़ा। इवन जो वर्ल्ड के जो नेशन हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया के जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एग्री है, प्रयासरत है। आप देख ही हमारा यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुआ है। यूएस से जो सबसे ज़्यादा सेंसर जिसने भारत पर लगाए थे वही अभी हमारा न्यूक्लियर पार्टनर है। तो ये अपने आप में अचीवमेंट है इंडिया की डिफेंस पॉलिसी की, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की। उसके बाद ये कुछ फिगर्स हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक्सक्लेशन है। ठीक है, इंडिया का ये पाकिस्तान का बैट एक्शन है, बॉर्डर एक्शन टीम। इंडिया का भी रिटालिएटरी फोर्स है। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक है, जो पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करता है, सीज फायर वायलेशन करता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है। इंडिया भी उसके काउंटर में मिलिट्री मोबिलाइजेशन करता है। इंडिया ने भी काफ़ी मैसिव बिल्टअप कर रखा है अपने हथियारों का। ठीक है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान का जनरली इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया जो 1970 में साइन हुई थी। ठीक है, और उसके अवेंज में पाकिस्तान ने भी एनपीटी को साइन नहीं किया। पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था कि इफ इंडिया इज नॉट साइनिंग एनपीटी आई विल नॉट साइन। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है कि इंडिया जितने वेपन्स डेवलप करेगा पाकिस्तान भी उतने ही करेगा। ठीक है, ये इनकी जो गवर्नमेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है। एयर स्ट्राइक है, पाकिस्तान जो LOC है उसको क्रॉस करता है। ठीक है, और इंडिया भी इस कंटेक्स्ट में टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक करता है। अभी तुमने देखा होगा कि 2025 में रिसेंटली 2.5-3 दिन का इनका वॉर भी हुआ था, तो उसमें क्या कुछ रिजल्ट्स निकल के आए थे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।